वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं उनका एक प्रदेश और अन्य जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने के कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सका है। यदि हम न्यायपूर्ण ढंग से भी राज्य में विकास के काम करें तो प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से बहुत कम है। महोदय, इस क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं और राष्ट्रभक्ति के प्रेम से बंधे हुए हैं। इस प्रेम में बंधे होने के कारण वे अनुशासित ढंग से इस समस्या को देश के सामने रखते आए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे संबंधित एक समिति का गठन भी किया गया था और उस समिति ने भी उस समय यह सिफारिश की थी कि इस राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अन्य प्रदेशों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया, सरकार के कामकाज में बाधा डाली, वहीं इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने अनुशासन में रहते हुए देशभक्ति का परिचय देते हुए और अपनी बात को अनुशासन में रहकर इस देश की सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार के ऊपर नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो मांगें पेश की गई हैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में सफल नहीं हो सके हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। फिर भी यह पहली बार है, चाहे यह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो, चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो, हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और दूसरी भारत की भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसलिए सरकार की नीति में दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं और उसके लिए शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं। आमतौर पर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में हमारा देश सबसे धनी देश था, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले उस वक्त भी पीछे था। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण जो हम समझ पाए हैं वह यह है कि यद्यपि उस समय के शासक देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते थे, फिर भी पश्चिमी देशों की तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई थी। पश्चिमी देशों ने काफ़ी पहले विज्ञान को अपनाया, लेकिन हम इस 20वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल नहीं सके हैं। आज भी जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करना वह ज़रूरी नहीं समझते। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि कई राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर अपने बजट का जो प्रतिशत खर्च करती आई हैं उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालत में संविधान ने सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता हो और उस पर इतना कम खर्च किया जाता हो। अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं विभिन्न प्रदेश सरकारों ने जो आज तक शिक्षा पर खर्च किया है उसके आंकड़े सदन के सामने रख दूं। मैं केवल एक और निवेदन करके बैठ जाऊंगा, चूँकि आपकी आज्ञा नहीं मिल रही है, इसलिए यहीं समाप्त करता हूँ।
स्टॉप।